आज से हजारों साल पहले जब इजिप्ट में लोग मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उनमें दफन कर दिया जाता था। इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियन किंग तूतनखामन का खजाने से भरा टूम्ब डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 27 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये मकबरा 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर बेशकीमती खजाना और किंग तूतनखामन की मम्मी भी मौजूद थी। इस टूम्ब में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,04,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक हाथी के वजन के बराबर बनता है। वैसे तो इस टूम्ब में से मिलने वाला तमाम खजाना और सोना प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक अंदाजा लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 6 अरब रुपयों के बराबर बनती है। लेकिन अब सवाल आता है कि इतना सारा खजाना और गोल्ड इजिप्शियन फेरो कहां से लाया करते थे और फेरो को उनके खजाने के साथ दफन क्यों किया जाता था, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। ये टूम्ब डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम भी 10 साल लग जाते हैं। तो आखिर 4000 साल पहले, जब ना ही कोई मशीन थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तब एंशिएंट इजिप्शियंस ने ये सोना निकाला तो आखिर कैसे और किस जगह से? इसका जवाब जानने के लिए फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉसर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को करीब 1 साल तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसकी कॉम्पोजिशन तमाम जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि तूतनखामन की टूम्ब से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब सबसे बड़ा चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का, जहां से इजिप्शियन फेरो इतना ज्यादा सोना निकाला करते थे। लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हजारों पहाड़ मौजूद है और ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था, ये वाकई एक बहुत मुश्किल काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉसर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाके में पहुंच गए, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोना छुपा हुआ है। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर तूतनखामन की कब्र से मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई न कोई सबूत जरूर मिलेंगे। ये वीरान इलाका 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी न होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी वीरान इलाके के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है उसमें एक वक्त में हजारों मजदूर काम करते होंगे। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में उस वीरान इलाके के अंदर जाते रहे। इस बंजर इलाके में कई घंटों तक सफर करने के बाद काफी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। पास जाकर मालूम पड़ा कि ये एक कदीम जमाने का कुआं था जो पूरी तरह से सूखा हुआ पड़ा था। ये बात तो जाहिर थी कि ये कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को पानी मुहैया कराता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ कुछ और भी था जो इस कुएं से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा, जो अंदर से एक इबादतगाह का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफी मेहनत से पत्थर पर कार्विंग करके पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इस आर्ट वर्क को ध्यान से देखा गया तो इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आया दोस्त, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में जाहिर था कि रेगिस्तान में बना ये कुआं और रेस्ट रूम इस इलाके का पहला स्टॉप था, जहां पर एंशिएंट गोल्ड माइनर्स आराम करने के लिए रुकते थे। एंशिएंट इजिप्शियंस ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट एरियाज का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 60 से 70 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ था और एक रेस्ट एरिया से दूसरे रेस्ट एरिया तक पहुंचने के लिए माइनर्स की टीम को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका साथी बहुत खुश भी हुए, वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको आगे लगातार बढ़ते जाना है।
क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था और वो मंजिल अब बहुत ज्यादा करीब दिख रही थी। इसी वजह से उन्होंने इस इलाके की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर रेगिस्तान में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये एक नॉर्मल सीन था, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह एंशिएंट गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, इस जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़ तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको इस टूल की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था और फिर उस क्रश में से सोने के बारीक टुकड़े अलग किए जाते थे। जब इस जगह पर थोड़ा और छानबीन की गई तो यहाँ गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स जमीन पर पड़े दिखाई दिए, क्योंकि थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी। इसी वजह से उसका मानना था कि एंशिएंट गोल्ड माइनर्स इन पहाड़ों को खोद खोद कर इनमें टनल्स बनाया करते थे। इन टनल्स में खास किस्म के पत्थरों को ढूंढकर उनको माइनिंग कैंप में लाया जाता था, जहां वो इस वक्त मौजूद है। माइनिंग कैंप में मौजूद माइनर्स की दूसरी टीम इन पत्थरों को तोड़कर इनसे सोना निकाला करती थी और फिर वो सोना किंग्स वैली में भेजा जाता था। थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल्स की वो बात कर रहा था, ऐसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हजारों साल पहले खोदे गए टनल्स कमजोर थे और भूकंप आने की वजह से वो कोलैप्स हो चुके थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे तो उसमें से वो सिर्फ 1 चम्मच गोल्ड को इकट्ठा कर सकते होंगे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तूतनखामन की टूम्ब से मिलने वाला गोल्ड निकालने में हजारों प्राचीन माइनर्स एक ही वक्त में काम करते होंगे, लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लगे होंगे। निकाला गया सोना थोड़ा थोड़ा करके किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहां पर एक अलग टीम उनको इजिप्शियन रिचुअल के आधार पर अलग अलग आकारों में ढालती थी, जिसमें तूतनखामन का डेथ मास्क, कॉफिन, स्टैच्यू, ज्वेलरी, चेयर्स और गोल्ड चैरियट भी शामिल था। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने ये टूम डिस्कवर किया था तो उसमें 5000 किस्म की अलग अलग चीजें मौजूद थी। इन तमाम चीजों का कैटालॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल लग गए थे। दोस्तों, पिरामिड्स के अंदर बहुत से चैम्बर्स बनाए जाते थे, जिसमें किंग के साथ साथ सारा खजाना रखकर ऊपर से बंद कर दिया जाता था। दरअसल दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ पर बिलीव करते थे। उनका मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उनके काम आता है। लेकिन इतने बड़े पिरामिड्स बनाने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता था और ये काम बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा होता था। इसीलिए जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पिरामिड्स बनाने का सिलसिला खत्म होता गया, जिसके बाद इजिप्शियन फेरोज को दफन करने के लिए पीरान रेगिस्तान के इन पहाड़ों को चुना गया, जिसे आज वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। वैली ऑफ द किंग्स में आज भी इजिप्शियन फेरोज के कई ऐसे चैम्बर्स छुपे हैं जिसमें बड़ी तादाद में खजाना छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।